अब क्वेश्चन नंबर 74 तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट 74 तक? कोई डाउट किसी को? अब देखो रिपीटिशन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं आपको दूसरा सैंपल उठा के बताऊंगा तो इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर हम तीसरा क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें 75% क्वेश्चन तक सारा रिपीट मिलेगा। यानी आप अगर एक बार अच्छी मेहनत कर दोगे फिर आपको दिक्कत नहीं आने की, इसमें कोई क्वेश्चन आपको बाहर से दिखेगा नहीं अलग से। ठीक है, और टाइम लेस हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन में भी आपको आंसर लर्न हो जाएगा। अब देखो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल में बताओ। ये 3D में नहीं कह रहा है, क्वेश्चन घुमा दिया इसने, देखो ये कह रहा है 2 डायमेंशनल में। 2D में भी मैंने आपको बताया था, 2D में दो पार्ट, एक होता है स्क्वायर, 2D में दो पार्ट होते हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब बताओ 2D में क्वेश्चन घुमा देता है, देखो यही खास बात है। यानी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रट के नहीं जाओगे वहां पे। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा। 2D में जो एससीपी होता है, एससीपी में आपको बता देता हूं होता क्या है। जैसे लेयर आपकी पहली लेयर, तो जो सेकेंड लेयर वो कहता है वो कहां पे रखना है, एट द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, एट द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, जिससे क्या होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है। उसे कहते हैं एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बताओ 2 डायमेंशनल में इसका कौन सा अरेंजमेंट होगा। पहला एबीसी एबी, या फिर एबीसी एबीसी, ए बी ए, या फिर ए बी बी ए बी बी। ओके हेमंत, यामिनी, और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी, हेमंत और एसएस, श्रुति, सुमित। नो आंसर। चलो मैं बता देता हूं आपको आंसर। इसने ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। देखो अब होना चाहिए था जो हेमंत ने बताया, लेकिन हुआ वो जो यामिनी ने बताया। यामिनी का आंसर सही है इसमें, ए बी। देखो एबीसी एबीसी कब होता है, जब 3 डायमेंशनल होता है, ध्यान रखना। 3 डायमेंशनल होता है एससीपी, उसमें अरेंजमेंट होगा एबीसी 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 अरेंजमेंट। लेकिन वो कह रहा है 2D के लिए बताओ, तो 2D में क्या होगा, 2D में तो हमने दो ही लेयर बनाई है, तो पहली लेयर ये हो गई, आपको हिंट भी दिया था। दूसरी लेयर कहाँ होगा, इसके वाइड में जाएगा। अब तीसरी लेयर फिर सेम हो जाएगी जैसा पहली लेयर, तीसरी लेयर क्या होगी, सेम हो जाएगी पहले लेयर जैसे। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट इज देयर। तो ये ए बी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो ए बी ए, अब पहली लेयर दूसरी के बराबर है लेकिन दूसरी तीसरी के बराबर नहीं है, सॉरी दूसरी तीसरी बराबर है, फिर तो ये गलत हो गया। फिर वो कह रहा है चौथी अलग हो गई, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी गलत है, देखो ए बी सी तो ठीक किया उसने, फिर वो कह रहा है ए बी ए, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। आंसर आपके कौन से होते, केवल आंसर होते या तो ये या तो ये। ये कब होता है, जब 3D होता है। ये कब होगा, जब 2D होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, 2D में अलग आंसर आएगा, 3D का अलग आंसर है। तो 3D होगा तो एबीसी एबीसी आंसर होगा, 2D होगा तो ए बी आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया, फिर बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी पे कौन सा टिक करोगे आप, करेक्ट ऑर्डर। ओके अंबिका, इसके अलावा और कोई आंसर? यामिनी, गुड, अब तो मेहनत करने लग गई है। पहले तो पढ़ना कम कर दिया था इसने। हाँ श्रुति, वेरी गुड, और इसके अलावा हेमंत। ठीक है, सबने सही आंसर दिया। ठीक है, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल यूनिट। अगर आप थोड़ी सी मेहनत अपने आप करोगे तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो विद लेस एफर्ट। मैंने आपको बता दिया 80% तक क्वेश्चन इसमें बहुत इजी आते हैं, केवल 20% होता है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिमाग लगा के। ठीक है, इसीलिए ये मान के चलो तीनों में से पीसीएमबी में से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है इन ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल टू दो बोर्ड लेवल। थोड़ी सी एफर्ट है, थोड़ा लर्निंग पोर्शन होता है। अब बताओ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, 1 2 3 4, कोवेलेंट का, स्यूडो का, आयनिक का या मॉलिक्यूलर का, किसमें आप टिक करोगे?
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाँ अंबिका, यामिनी, ओके। और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत, सुमित, हाँ चारों ने सही आंसर दिए। इसमें यामिनी चुप गई। इसमें आंसर है आयनिक सॉलिड। वैसे कोवलेंट भी सही आंसर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होगा वो आयनिक का होगा। इसके बाद कोवलेंट का नंबर, कोवलेंट में भी हाईएस्ट होता है, लेकिन हाईएस्ट है, हाई होता है। हाई कौन होगा? कोवलेंट में भी हाई होता है, लेकिन हाईएस्ट पूछा है इसने, हाईएस्ट। इन चारों में से हाईएस्ट कौन होगा? तो आयनिक बॉन्ड में आपको पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक में। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हाईएस्ट हो जाता है आयनिक, और ये भी हाई होता है, ये नहीं कि कम होता है, ये भी हाई ही जाता है। लेकिन इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, तो कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा वीक माना जाता है। हालांकि इसका जैसे डायमंड होता है, ये क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड, और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल टर्म्स में आयनिक को हम प्रिफर करेंगे, ठीक है। इन जनरल टर्म्स वी प्रिफर आयनिक बॉन्ड। तो ये आंसर हो गया आपका कौन सा वाला, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए लॉजिकली सोचो आप लोग। हाँ हाँ, यामिनी सही कहा आपने, एक्सट्रीमली हाई होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब आप आंसर करते हो तो आंसर में केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी हो जाती है आगे पीछे। नहीं तो मैंने अभी आपको बताया डायमंड का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो कोवलेंट को ही हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम स्पेसिफाई करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे, तो हम आयनिक को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट। अदरवाइज कोवलेंट का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक्सट्रीमली हाई। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड का बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। अब 78 क्वेश्चन का बताओ, 78 क्वेश्चन। अब फिर से रिप्लाई करना, मैं क्वेश्चन देख बता रहा हूं आपको। एफसीसी है, ए देखो ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, और ए कहां पे है? कॉर्नर पे। ए कॉर्नर पे हो गया, बी कहां पे है? फेस पे हो गया। अब इसने देखो थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम द फेस सेंटर। एक कम हो गया फेस में तो, लेकिन एक कम हो गया, तो अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? ओके, सुमित, हेमंत, यामिनी, और इसके अलावा श्रुति एंड अंबिका। अंबिका, ओके, और श्रुति। चैट में एक्टिव रहोगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जितना दिमाग लगाओगे उतना सीख जाओगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। अच्छा, श्रुति ने भी बता दिया आंसर, सी, ओके। अब देखो मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो चेक करना आपका किसका सही है किसका गलत है। ए और बी, क्या कह रहा हो देखो, ए कहाँ पे? कॉर्नर पे है, तो कितने कॉर्नर है हमारे पास? 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8, तो आंसर हो गया 1 रेशियो। अब बी कहाँ पे है? फेस पे। कितने फेस हैं? 6, लेकिन वो कह रहा है कि एन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर, एक कम हो गया, तो अब हमारे पास कितने फेस बच गए? 5, और 1 फेस कंट्रीब्यूट करता है 1/2, ठीक है। तो अब बताओ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 2:5, यानी A2B5, आंसर इज 4। बताओ, ये लिखा है वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट, यानी कि एक फेस से एक एटम कम हो गया, तो हमारे पास टोटल फेस है 6, इसमें से एक कम कर दो, 5 ही बच गए। और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2, तो 5/2 होगा, लेकिन इसे होल नंबर में चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर इज 4।
तो इसमें जो आंसर सही दिया था अंबिका ने, और अंबिका के अलावा इसने सही दिया था इसका आंसर, और मेरे ख्याल से सुमित और उसने भी सही दिया था। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। इसमें क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ बताना मुझे रिप्लाई करके। आप देखो ये वाला क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन और ट्रिकी है। ठीक, कौन सा वाला? 79 वाला। ये HOT लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि ये 20% जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है उसमें ये इंक्लूड होता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ। नंबर ऑफ यूनिट सेल बताना है दैट इज प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास। अगर 1 ग्राम आपने मास ले लिया तो 1 ग्राम मास में बताओ कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा। ठीक है, इसको आप कर नहीं पाओगे क्योंकि एक टफ होता है। फिर आपको मैं बता देता हूं कि देखो NaCl में क्या होता है, इससे हमने कल भी किया था। NaCl में 4 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। ठीक है, अब NaCl का एटॉमिक मास आपको निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास कितना होता है? 23 + 35.5 यानी 58.5 ग्राम। तो आपको पता है कि कोई भी 58.5 ग्राम यानी 1 मोल में कितना होगा? 6.02 × 10⁻23 यानी 1 मोल। 1 मोल एटम होते हैं कितने में? जितना उसका मोलर मास होता है। तो इसमें फिर 1 ग्राम में निकालेंगे तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 1 ग्राम के लिए। ठीक, लेकिन वो नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा आपसे, वो कह रहा है यूनिट बताओ, नंबर ऑफ यूनिट सेल बताओ। तो आपको पता है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम है, तो इसको क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट के लिए डिवाइडेड बाय 4। इसको फिर जितना इसका आंसर आएगा 23 डिवाइडेड बाय 58.5, इसको फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो ये है थोड़ा सा जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको कहा केवल CSCl और 2 टाइप ऐसे होते हैं, सिंपल और BCC, जिसमें 4 आंसर नहीं होता है। बाकी सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपको ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ एटम 4 होगा, फिक्स है, केवल इन 3 को छोड़ दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक यूनिट सेल में 4 एटम है, इसके लिए 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 79। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, आसान नहीं है, इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अब ये देखो 80 वाला क्वेश्चन, इंपिरिकल फॉर्मूला, ये आना ही आना है। इसमें बताओ आयनिक कंपाउंड है A और B, तो A कहाँ पे है? कॉर्नर पे, और B कहाँ पे है? बॉडी सेंटर में। तो बताओ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये इजी लेवल में क्वेश्चन है, इजी का, यानी जो 35 to 40% जो क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन आता है। अगर ये आंसर भी नहीं दे पाओगे आप तो बहुत मुश्किल है। वो कह रहा है A कॉर्नर पे, देखो A कहाँ पे रखा है? कॉर्नर पे, और B कहाँ पे रखा है? बॉडी सेंटर में। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? A कॉर्नर में और B बॉडी सेंटर में, तो इसका आंसर क्या होगा? A3B या AB3 या A2B या AB। ABCD में से कौन सा आंसर टिक करोगे आप लोग? ABCD। नो आंसर, कमाल हो गया। तो ओके, अंबिका, सुमित, और इसके अलावा कोई आंसर? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यामिनी, ओके, हेमंत, सुमित, इसमें से जो आंसर सही दिया है वो दिया है। इसके अलावा भी बताओ, और क्या नाम है? श्रुति, ओके, इसमें एक ही आंसर सही आया है, वो है हेमंत ओनली। देखो इसका, इसमें कंपाउंड कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ए कहाँ पे रखा हुआ है? कॉर्नर पे, तो आपको पता है ए कॉर्नर में तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करता है 1/8,
तो आंसर हो गया 1। और एक दूसरा कहाँ पे रखा हुआ, बी कहाँ रखा है, बॉडी सेंटर में। अब तो बॉडी सेंटर में तो आपको एक ही रखना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि A1 B1 यानी ए बी आंसर, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। बॉडी सेंटर में एक एटम रखोगे आप, कॉर्नर में एक एटम रखोगे, तो फॉर्मूला A1 B1 यानी ए बी। अब ये क्वेश्चन है देखो थोड़ा टफ, 81 वाला क्वेश्चन। 81 में क्या पूछा उसने, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC, यूनिट ऑफ मेटल इज, टोटल वॉल्यूम, और रेडियस है r, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप। तो इसके लिए क्या होता है देखो, A इज इक्वल टू 2√2r होता है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, A क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2√2r का क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये अपॉन 3 में भी दे दिया इसने इसको, एक मिनट। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज, r इज द रेडियस। इसने 81 क्वेश्चन में इसको निकालना जरा एक बार, किसका आंसर आता है, इसको कैलकुलेट करके निकालना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके 81। हाँ, अंबिका ने सही निकाला आंसर। अंबिका बताओ कैसे निकाला आपने इसका आंसर, क्या चीज अप्लाई करी आपने इसमें। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ओके ओके ओके। और किसी को नहीं आ रहा है इसको, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें उसने देखो क्वेश्चन को बहुत घुमा दिया है, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो उसने पूछा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स पूछा है। दो चीज होती है जो हम निकाल रहे थे, वो कौन सा निकाल रहे थे, हाँ वेरी गुड अंबिका। तो इसमें क्या किया आपने, देखो जो हम ये फॉर्मूला निकालते हैं ए क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम है, एटम का वॉल्यूम नहीं है ये तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये क्यूब का वॉल्यूम निकालना है हमें, लेकिन इसने क्वेश्चन को देखो घुमा दिया, यहाँ पे एटम दे दिया। यही तो चीज है इसमें जो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एटम दे दिया, तो एटम का फॉर्मूला तो आपको पता है 4/3 πr³ होता है। एक एटम यानी एटम को हम सॉलिड स्टेट में, स्फीयर को ही हम एटम कहते हैं। इन सॉलिड स्टेट एटम इज स्फीयर एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। बट इन FCC नंबर ऑफ एटम इज 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि FCC में कितने एटम हो गए आपके पास, 4 एटम हो गए। देखो क्वेश्चन को कितना ट्रिकी बना दिया इसने, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो गया ये। ठीक है, आसान नहीं रहा। पहले तो उसने पूछा एटम, और वो भी कह दिया टोटल वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास FCC में 4 एटम है। एक एटम का आपको पता है कितना होता है 4/3 πr³, तो 4 एटम का कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर इज 4/3 πr³ इज द राइट आंसर। ठीक है, यही तो फर्क होता है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव या चीजें होती है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें ये दिमाग है कि क्वेश्चन अगर आप विदाउट लर्न करके पढ़ते हो, इसको विदाउट सिंसियर पढ़ते हो, तो क्या होता है ये मिस हो सकता है। ये हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लगते हैं आसान वाले क्वेश्चन है, लेकिन होते क्या ये हार्ड है। अगर यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देता, यहीं पे देखो एटम ना देके क्या करता, यूनिट सेल दे देता। अगर सपोज करो एटम नहीं देता हो, एटम की जगह पे देता यूनिट सेल FCC, इसके लिए यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A³, और A³ को r के टर्म्स में क्या होगा 2√2r का क्यूब। ये तब लगेगा जब उसने क्या कहा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब या FCC। अगर वो FCC कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, एटम के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज नहीं पढ़ी आपने, जल्दीबाजी में कर दिया, तो फिर मिसिंग कर दोगे आप इसे। इसीलिए प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब यही हुआ कि आपको सारे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर देना, जितनी पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है,
ताकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपने ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप वहां पछताओगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पूरा फोकस करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने का जो आपने ना देखा होगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल, भाई ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। नंबर ऑफ यूनिट सेल, अब देखो ये चेंज कर दिया उसने, पहले नंबर ऑफ एटम भी लिख सकता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे चेंज करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा। दैट आर डिवाइडेड इक्वली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विल बी नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट आर डिवाइडेड इक्वली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विल बी। बताओ क्या होगा? 82। रिप्लाई करके सोच के बताना इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। ओके हेमंत, और इसके अलावा आंसर सुमित। नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट आर डिवाइडेड इक्वली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके हेमंत, कैसा है आपका आंसर? 6 इज द राइट आंसर। 82 का आंसर है 6। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट आर डिवाइडेड इक्वली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया, ये फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? यहाँ फेस के सेंटर में भी होना चाहिए, ठीक है, और कॉर्नर में भी होना चाहिए। तो कह रहा है कि कितने, हाउ मैनी। हाँ वेरी गुड अंबिका, राइट आंसर। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, 6 यूनिट सेल क्या होते हैं, इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, इधर भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि 6 जो है 6 यूनिट सेल इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 82 का। अब यहां से आप लोगों को आगे अपने आप करना पड़ेगा एक बार, कहां तक, 99 क्वेश्चन तक ओवरऑल। तो ये आपका पहला जो हम है, इसमें केस स्टडी बची है बस। फिर मैं आपको आज भेजता हूँ अरिहंत का, जो सबसे टफ माना जाता है, अरिहंत एंड ओसवाल। 2 क्वेश्चन है, अगर आपने इन दोनों को, इसमें कई चीजें मैच करेंगी आपस में। ठीक है, तो आपको इतना सॉल्व करना है, आपकी बार लापरवाही मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि 2-3 डेज और देंगे इस चैप्टर को, जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ताकि अगर आप कोई भी बुक को उठाओगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके होंगे, जो भी आप कोई भी चीज उठा के देखो इसके बाद, तो आपको उसमें ये नहीं लगेगा कि ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन को करो जो मैंने भेजा आपको। ठीक है, बाय बाय बाय।